हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाली परीक्षा के लिए एकदम तैयारी में व्यस्त होंगे। ओके। आज का ये जो क्लास है वो हिंदी का क्लास है और खासकर पद्य 1-2 और गद्य 1-2 दोनों चैप्टर्स तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी का क्लास है। इसमें से चुने हुए महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव्स का आज क्लास आप लोगों का रहेगा। और इस क्लास में दोनों चीज़ है, बुक से भी क्वेश्चन है और भाषा की बात से भी क्वेश्चन है। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है और लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और यदि बिल्कुल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके। क्योंकि इस चैनल पर हमेशा वीडियोस 12 क्लास के अपलोड होते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यही पद्य 1-2 और गद्य 1-2 का हमारे ट्यूशन में ऑफलाइन में टेस्ट भी हुआ है। तो जो जो बच्चे टेस्ट दिए हैं अपना मिला लीजिएगा कि किनको 25 में 25 प्राप्त हुआ है। ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी का रचना काल क्या है, मतलब ये कहानी कब रची गई थी। तो 1915 में, 1911 में तो सुखमय जीवन रचा गया था, बुद्धू का कांटा रचा गया था। तो उसने कहा था कब की कहानी है, 1915। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो 1916 में बने थे। कब बने थे, 1916 में। ओके, आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। तो जब पिता का नाम देगा बाबू तो पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट पिता का नाम था। और माता का नाम पूछेगा तो क्या था, पार्वती देवी। नाम क्या था, पार्वती देवी। डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। दमयंती स्वयंवर जो नाटक है वह किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। ओके। और यहां से एक भी याद रखिएगा कि दमयंती स्वयंवर कौन सी विधा है, तो नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग के। और उसने कहा था जो कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो द्विवेदी युग के हैं। ओके। अगर गुलेरी जी के बारे में रहेगा तो वो किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। ओके बाबू। चलिए, ये सब ऑफलाइन में आया है टेस्ट में। और जो जो आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, यदि आप बेहतरीन वो नॉलेज प्राप्त करना चाहते होंगे इंग्लिश और हिंदी का, तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। हिंदी में 4 चैप्टर पूरा हो गया, तभी तो आज टेस्ट भी हो गया। फिर इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है मंडे से। तो जो आपके कॉन्टेक्ट में हो, जो अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो, आप बेहिचक हमारे यहाँ भेजिए। टाइम है 9 बजे और 10 बजे। ओके, 2 बैच चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है ही नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी तो है, 100 अजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव भी है, परीक्षा गुरु जो है उनकी रचना नहीं है। यहां नहीं नहीं पर ध्यान दीजिएगा। ओके। अगला, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला था, 16 वर्ष तक। और उसके बाद फ्राइडे के मुंह से उन्होंने एक बात सुनी थी। यहां से ये भी याद रखिएगा, फ्राइडे के मुंह से पहली बार 16 साल के बाद वह एक शब्द सुना था। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे यानी नहरों के पास की उपजाऊ जमीन नहीं मिला करती है। यह जो पंक्ति है किस पाठ से है, उसने कहा था। समझ गए ना। लहना सिंह को डांटते हुए बोला जाता है कि कम से कम बोधा सिंह की मदद कर रहे हो सो तो ठीक है, अपने आप पर भी ध्यान दो। कहीं तुम निमोनिया से मर जाओगे तो तुमको 1 गज भूमि भी नसीब नहीं होगी। ओके। अगला, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है। क्योंकि जिस ड्यूटी में लहना सिंह रहता है उस ड्यूटी को बखूबी निभाता है, चाहे सिपाही की ड्यूटी हो, एक दोस्त की ड्यूटी हो, समझ गए ना, अपने देश के प्रति कर्तव्य हो, जो भी हो। अगला क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, मतलब मरे कब थे। 12 सितंबर 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 11। जल का विशेषण क्या होता है। तो जल का विशेषण जलीय। कोई कोई ये ठीक मारा है, जलीय का ये गलत लिखा हुआ है ना, ल में हर्षवई थोड़ी ना होगा, ल में क्या होगा, दीर्घई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। उत्पत्ति की दृष्टि से आंसू कैसे शब्द है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से तो शब्द 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो एक्चुअल में वर्ड क्या है, अश्रु। अगर अश्रु दे दे तो ये क्या कहलाता है, तत्सम। और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव। तो अश्रु से क्या बना है, आंसू, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी।
चलिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमने देखा बहुत सारा बच्चा गृह मार दिया है, एकदम लबर लबर। अब बढ़िया से तो पढ़ो, गृह भी है, भवन भी है, आलय भी है, तो ये सभी होगा, इसीलिए सोच समझ कर पेंट करना चाहिए। लबर लबर ने एक गृह दिखाई दे दिया, बिना सोचे समझे ए रंग दिए, फिर गलत हो जाएगा। अगला 14 नंबर, अनुभव कौन सा लिंग है? तो मेरा अनुभव यह कहता है कि तुम दुनिया में बहुत आगे बढ़ोगे, तो मेरा अनुभव पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, देश कौन सी संज्ञा है? तो देश कहने से खास थोड़ी ना पता चल रहा है, सबको तो देश ही बोलते हैं, भारत को, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, चाइना को, रूस को, सबको तो देश बोलते हैं। तो इसीलिए देश क्या है? जातिवाचक, एक समुदाय, कम्युनिटी का बोध करा दे रहा है। अगला 16 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण मार्गी नहीं है, राम मार्गी नहीं है, कृष्ण मार्गी तो सूरदास है, राम मार्गी तो तुलसीदास हैं, प्रेम मार्गी थे। क्या थे? प्रेम मार्गी। वैसे भी पद्मावत में राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा है, प्रेम मार्गी थे। अगला 17 नंबर, जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो जब सींचा है कहेगा तो अपने आंसुओं से, और जब कहेगा कि किसके द्वारा जोड़ा है, जब किसके द्वारा जोड़ा है कहेगा, तब जाकर आपको बोलना है रक्त की लेई से। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए हैं। रक्त की लेई, लेई मतलब गोंद, तो गोंद मतलब जोड़ने का काम करता है, और सींचा है मतलब भिंगोया है किससे? अपने आंसुओं से। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। और सूरदास जो पद लिखे हैं ना बाबू, वो ब्रज भाषा है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो पीर मतलब पीड़ा, कौन अपने कविताओं में प्रेम के दुख दर्द का वर्णन करते हैं? तो जायसी। कौन वर्णन करते हैं? जायसी। अगला 20 नंबर, निम्नलिखित में संकुचित का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब उल्टा, तो संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ, अब फैला हुआ का क्या हो जाएगा? विस्तृत। क्या हो जाएगा? विस्तृत। 20 का क्या हो जाएगा? बी। अगला, सूरदास की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार कौन सी कृति है? चारों तो उन्हीं की कृति है, लेकिन किस कृति के बल पर पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए थे? तो वह कृति कौन सी है? सूरसागर। यह महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता की तरह द्वादश स्कंधों में इसकी रचना हुई है, इसको भी याद रखिएगा, द्वादश स्कंधों में। ओके, इसके पहले वाला वीडियो इसी से संबंधित अपलोड है, 50 क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, क्योंकि न तब न अब कोई इतना सुंदर कविता नहीं लिखा है जितमें वात्सल्य रस आया है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण के जूठन की, क्योंकि नंद बाबा के गोद में कृष्ण खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, और जब खाना खा के अचमन लेते हैं यानी कुल्ला करते हैं, तो जिनके कटोरी में जो जूठन बचता है कृष्ण को, जो जूठन बचता है कृष्ण की, सूरदास को उसी चीज की भूख है, क्योंकि वो भगवान का जूठन है। अगर वो भी किसी भक्त को नसीब हो जाए तो इस संसार रूपी भवसागर से उसका कल्याण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, एंड दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अंबुज करधारी कौन सा समास है? तो अंबुज मतलब कमल, हाथ में कमल धारण करने वाला, तो कोई हाथ में कमल धारण करेगा तो थोड़ी ना हो जाएगा। अब हम हाथ में कमल धारण करके खड़े हो जाएं तो कोई नहीं समझेगा कि हम कृष्ण हैं, सब लोग समझेगा कि टीचर ही हैं। इसीलिए जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे वो बहुब्रीहि समास कहलाता है, और अंबुज करधारी कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण के संदर्भ में हम लोग क्या कह सकते हैं? ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, तमचूर का अर्थ क्या होता है? तो तमचूर का अर्थ क्या होता है? मुर्गा। गोद के लिए कौन सा शब्द आया था? कनिया। कौन सा शब्द आया था? कनिया। कनिया मतलब गोद, और तमचूर मतलब मुर्गा। ओके, चलिए आशा करते हैं कि टोटल 25 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।